आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी स्मृति के आंसू। सखियों की मंडली के बीच सरिता शर्म की पुतली बनी बैठी थी। सरिता की शादी तय हो गई थी। अभी तक शादी का तय न होना लोगों के परिहास का विषय था। सरिता के माता पिता को सरिता के योग्य वर ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वर्ष पर वर्ष गुजर रहे थे, पर उनकी यह कठिनाई हल होने का नाम नहीं लेती थी। सरिता 20 वर्ष की हो चली थी और अड़ोस पड़ोस के लोग, जात बिरादरी के लोग तथा नाते रिश्ते के लोग अब आवाज़ें कसने से बाज न आते थे। सरिता की आंखें सदा झुकी रहती, मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, और उसकी हमजोलियाँ जो विवाहिता थीं उसे ऐसी नज़र से देखती और ऐसी तर्ज से बातें करती मानो वह उनकी सहानुभूति और दया की पात्र है। अब भी सरिता की आंखें झुकी थीं, पर इस वक्त वे शर्म से झुकी थी, न कि लघुता के भाव से। लघुता के भाव से मुक्त हो वह भारहीन अनुभव कर रही थी। उसे संतोष था कि अब वह लकीर मिटने जा रही है जो उसे उसकी हमजोलियों से अलग किए हुए थी। साथ ही वह भी महसूस कर रही थी कि अब वह अपनी सखियों और हमजोलियों की ईर्ष्या की पात्र बन गई है। इधर कुछ दिनों से वह उनके मुख से जो बात सुन रही थी उससे स्पष्ट था कि वे उसके भाग्य की सराहना करने से अपने को रोक नहीं सकती। अभी ही एक युवती कह रही थी, सच उमा, जो कहा जाता है कि सब्र के पेड़ में मेवा फलता है, सो ठीक ही है। सरिता दीदी को जवानी के कुछ वर्ष अकेले गुजारने पड़े, पर अब इन्हें जो सुख मिलेगा वह कम लोगों को ही पता रहता है। वह युवती सरिता से छोटी थी, पर 2 साल पहले ही उसकी शादी हो गई थी। इस वक्त वह गर्भवती थी और उसका पति अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। ठीक ही कहती हो बहन, उमा बोली। सास ससुर के बस में होकर बहुओं को कैसी हालतों में रहना पड़ता है, इसका अनुभव मुझे भी करना पड़ा। 6 साल मेरी शादी को हुए, अभी इसी साल उन्हें नौकरी मिली है। सच कहती हूँ, खाने पहनने का पूरा आराम था, फिर भी 6 साल तक मानो मेरा दम घुटता रहा। अब लगता है जैसे ठंडी हवा में सांस ले रही हूँ। अपने पैरों पर खड़े होने की बात दूसरी है उमा जी, पहली युवती बोली। आजकल जब लड़का सयाना हो जाता है तो माँ बाप पर बोझ बना रहना उसे खलने लगता है। चाहे कितना भी आराम हो, पर उसका जी खुश नहीं रहता। इन्हें ही देखो, माँ बाप जान से बढ़कर मानते हैं, रुपए पैसे से जेब भरे रहते हैं, पर इन्हें जब देखो कहते रहते हैं, मैं जाने कब अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, पढ़ाई ना जाने कब खत्म होगी। आदमी का जी ही ऐसा होता है तारा, उमा बोली। पर क्या किया जाए, सबको ऐसा अनुभव करना ही पड़ता है। पर सरिता जीजी को तो नहीं करना पड़ेगा, यह सरिता के भाग्य की बात है। शादी के पहले ही इसके भावी पति को इतनी अच्छी सरकारी नौकरी मिल पाई। 200 से वेतन शुरू हुआ, इसके अलावा बंगला, चपरासी, इज्जत आदि अलग। तुमने तो उन्हें देखा है उमा जीजी, भला उनकी उम्र क्या होगी? सरिता से 6 साल बड़े होंगे। इस उम्र में तो बहुत लड़के आजकल पहली शादी करते हैं। सतीश बाबू के माता पिता पुराने ख्याल के आदमी थे, इसलिए पहली शादी जल्दी ही हो गई थी। उनकी पहली शादी कब हुई थी? 5 वर्ष पहले। इधर बेचारी बीवी मरी और उधर उन्हें नौकरी मिली। उसकी किस्मत कितनी छोटी थी। सरिता चिहुक पड़ी। उसकी किस्मत खोटी थी और सरिता की किस्मत की इतनी सराहना हो रही है। पर क्या यह सच है? सरिता के पिता जिला जज थे, ऊंची तनख्वाह पाते थे और उनका मान सम्मान था। उनका परिवार छोटा था, पति पत्नी, 2 पुत्रियां, 1 पुत्र। सरिता सबसे बड़ी संतान थी। वह देखने में सुंदर थी और जज साहब ने उसे अच्छी और ऊंची शिक्षा दिलाई थी। संगीत और नृत्य आदि कलाओं में वह निपुण थी। पिता की ही इच्छा थी कि अच्छे वर से उसकी शादी हो। उनका लक्ष्य इतना ऊंचा था कि कोई वर उन्हें जचता ही नहीं था।
जब सरिता 20 साल की हो गई और उसकी माँ का धीरज छूट गया, उसने जीत ठान ली कि चाहे जहाँ कैसे भी हो, इसी साल सरिता की शादी होनी चाहिए। जज साहब भी कुछ विचलित से हो गए। इस वक्त सतीश प्रसाद सिन्हा नए नए मुंसिफ मुकर्रर होकर उसी जिले में आए। जज साहब अपने इस नए मातहत अफसर से बहुत जल्दी प्रभावित हो गए। उनकी निपुण और पारखी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं रहा कि यह युवक बहुत होनहार है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जब उन्हें मालूम हुआ कि वह सजातीय है और उसकी शादी के लिए इधर उम्मीदवारों का तांता बंधा हुआ है, तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। उन्होंने फैसला कर लिया कि सरिता की शादी उसी से करेंगे। पीछे पता लगाने पर उन्हें मालूम हुआ कि सतीश विदुर है और गरीब माता पिता का कष्टों के बीच पला पुत्र है। पर इस सूचना से जज साहब के फैसले पर कोई असर न पड़ा। वह युवक है, होनहार, तेजस्वी है और सरिता के योग्य है। शादी तय हो गई। सतीश की पत्नी को मरे अभी साल भर भी नहीं हुआ था, पर जज साहब ने समझा बुझाकर उसे शादी करने को मजबूर कर दिया। सतीश को चुप हो जाना पड़ा। पत्नी की मृत्यु ने उसके दिल पर गहरा घाव कर दिया था। शादी की बातें उसे रसहीन लगी थी, पर लोगों ने समझाया कि दूसरी शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी। फिर ऐसा सुंदर संबंध उसे शायद ही मिलेगा, अतः उसे इनकार नहीं करना चाहिए। माता पिता ने भी बहुत जोर दिया। शादी हो गई। सरिता अमीर बाप की बेटी थी, पर उसका हृदय बहुत सरल था और झूठा दर्प उसमें लेश मात्र भी न था। उसका निष्कपट व्यवहार और सीधी सादी बातचीत सुन उसकी हमजोलियाँ बहुधा ताज्जुब करती थीं। अधिकांश हिंदू युवतियों की तरह उसके हृदय में शादी के प्रति सिर्फ उत्सुकता का भाव था। वह सोचती कि जब पिता उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तो वह उसके भले बुरे का पूरा ख्याल करके ही शादी तय करेंगे। कहानियों और उपन्यासों की नायिकाओं की तरह उसे किसी अड़ोस पड़ोस के युवक या अपने भाई के किसी युवक मित्र से प्रेम न था। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण होने का सवाल ही नहीं था। वह चाहती थी कि उसका पति एक स्वस्थ, सचरित्र, विद्वान, गंभीर तथा तेजस्वी युवक हो, पर इन गुणों का समुचित अनुपात होना चाहिए। वह जानती थी कि उसके पिता उन गुणों से युक्त वर चुनेंगे। शादी हुए कई मास गुजर गए। सरिता अपने पति के साथ रहती थी। पिता का निवास स्थान भी निकट ही था, इसलिए उनसे अलग रहना उतना खलता न था। मजे में दिन गुजर रहे थे। इतने दिनों में सरिता ने सतीश को निकट से देखने समझने का मौका पाया था। सतीश के बारे में उसने जैसा भी पाया, बहुत अच्छा पाया। उसका लड़कपन और विद्यार्थी जीवन गरीबी से गुजरा था, इसलिए उसकी आदतें सीधी सादी थीं और रहन सहन आडंबरहीन था। पढ़ने लिखने के सिवा उसमें कोई अन्य व्यसन न था। निठल्लों और आवारा गर्दों की संगति उसे बिल्कुल पसंद न थी। उसकी एक खास मित्र मंडली थी, जिसमें उसी की तरह के शांत, गंभीर और सुशील युवक थे। वह गंदे मजाक पसंद नहीं करता था। वह स्वस्थ और सुंदर था और बहुत ही अध्ययनशील था। ये सभी गुण सरिता को बहुत भाए। उसका स्वभाव भी शांत और गंभीर था, ठीक समुद्र की तरह। खासकर उदंड और बातूनी युवकों से वह घृणा करती थी। सतीश जैसा मनोअनुकूल पति पाकर वह कृतकृत्य हो गई। उसने सोचा कि सखियाँ सच ही कहती थी, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। पर तभी उसे याद आई वह बात जो उमा ने कही थी कि बेचारी बीवी के मरने के बाद उन्हें नौकरी मिली। उसकी किस्मत कितनी खोटी थी। सरिता मन ही मन सोचती कि ऐसा देवता सा पति पाकर भी उन्हें परलोक ही भाया। यह कितने ताज्जुब की बात थी। उसकी इच्छा हुई कि वह उनके बारे में अधिक से अधिक बातों का पता लगाए, पर वह किससे पूछती? पति के सिवा बताने वाला और था ही कौन? आरंभ में उसने अपनी उत्सुकता को दबाए रखा। वह सोचती कि बातचीत के सिलसिले में कभी न कभी उस देवी की चर्चा चल ही पड़ेगी, और तब वह छेड़छाड़ कर अपनी सौत के संबंध में सतीश से पूछेगी। वह कहेगी
कि उनके विषय में जानने के लिए वह हद से ज़्यादा उत्सुक है। वह उसकी ईर्ष्या नहीं, आदर की पात्र है। पर सतीश ने कभी भूल कर भी उसकी चर्चा सरिता के सामने नहीं की। वह सरिता से विभिन्न विषयों की तरह तरह की बातें करता, पर पहली पत्नी की चर्चा कभी न करता। अपनी बातों और अपने व्यवहार से वह कभी प्रकट न होने देता कि अपनी पहली पत्नी के प्रति उसके हृदय में कैसे भाव हैं, कैसे उद्गार हैं। सरिता को ताज्जुब होता, क्या वह अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल भूल गए हैं? क्या उन्हें पसंद न थी? क्या उसकी मृत्यु से उन्हें कोई खास दुख नहीं हुआ, या वह सरिता के सद्गुणों से इतना अधिक प्रभावित हो गए कि पहली पत्नी को याद करने की भी फुर्सत इन्हें नहीं मिलती। सरिता के हृदय में आत्मगौरव और असंतोष का मिश्रित भाव पैदा हुआ। आत्मगौरव इसलिए कि वह अपने पति को इतना अधिक मुग्ध करने में सफल हुई, और असंतोष इसलिए कि सतीश के अंदर का पुरुष हृदय इतना निर्मम है कि उस स्त्री को जिसने 5 वर्ष तक उनके सभी प्रकार के सुख दुख में हाथ बटाया था, वह इतनी जल्दी और इतने पूर्ण रूप से भूल गए। क्या पुरुष का हृदय इतना सख्त होता है कि उसमें प्रेम का पौधा पनप ही नहीं सकता, और पनपता भी है तो इतना कमज़ोर होता है कि उसे उखाड़ फेंकना एक हद से ज़्यादा आसान काम होता है। सरिता का हृदय क्षण भर के लिए विरक्ति से भर गया। वह सोचने लगी कि यदि अभी उसकी मृत्यु हो जाए, उसका पति उसे भी कुछ दिनों के बाद बिल्कुल भूल जाएगा। पर विरक्ति का भाव अधिक देर तक टिका न रहा। यह उसके लिए सौभाग्य की बात है कि उसके पति को उसके प्रति इतना ज़्यादा अनुराग है। अपनी पहली पत्नी की स्मृति को भी उसने अपने हृदय से निकाल फेंका है। इस भाव से उसे मानसिक संतोष तो हुआ, पर उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। तब उसने सारे घर का सामान ढूंढना शुरू किया, शायद कहीं जीजी की कोई तस्वीर मिल जाए या कुछ और। उनकी चिट्ठियों का बंडल तो जरूर कहीं हिफाजत से रखा होगा। उसने सारे बक्स, सभी ट्रंक ढूंढ डाले, पर उसे न अपनी जीजी की कोई तस्वीर मिली, न उनकी कोई चिट्ठी मिली। सरिता झुंझला उठी। कैसे आदमी हैं कि जीजी की कोई यादगार भी नहीं रखी है उन्होंने। एक दिन वह अपने पति से पूछ ही तो बैठी, जीजी की कोई तस्वीर नहीं है तुम्हारे पास? कौन जीजी? सतीश ने ताज्जुब से पूछा। और कौन? सरिता ने सिर झुकाकर कहा। इतना भी नहीं समझते? सचमुच मैं नहीं समझ पाया। जिनकी जगह पर मैं आई हूँ। और सरिता ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। सतीश के चेहरे की ओर देखने का उसे साहस ना हुआ। फलस्वरूप सतीश के चेहरे पर उस वाक्य को सुनते ही जो एक छाया सी पड़ गई, उसे सरिता लक्ष्य न कर सकी। सतीश बोला, आखिर उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं ज़रा देखना चाहती हूँ, सरिता बोली। एक छोटी सी तस्वीर है, कहीं पड़ी होगी, कभी ढूंढ दूँगा। आज ही ढूंढ दो, मैं उस तस्वीर को संजो कर रखूँगी। आखिर उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी तो है। आदमी के कर्तव्यों की सूची बहुत लंबी है सरिता। सतीश ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, क्या कोई भी मनुष्य सभी कर्तव्यों को पूरा कर पाया है? पर जीजी हम दोनों के आदर, सम्मान और स्नेह की पात्र हैं। उनकी स्मृति का ऐसा निरादर बहुत अनुचित है। क्या कहती हो तुम? सतीश भौंचक्का हो बोला, छोड़ो इन बातों को। कर्तव्यों के फेरे में पड़ने से मनुष्य अपने मन की शांति खो देता है। मेरा कर्तव्य तुम्हारे प्रति, उनके प्रति और सबके प्रति है। मैं भरसक सब कर्तव्य पूरा करता हूँ। सरिता स्तंभित सी हो गई। कौन सा कर्तव्य पालन करने का तरीका है यह? वह बोली, तुम उनके बारे में कुछ कहते क्यों नहीं? वह तुम्हारे सुख दुख की संगिनी थी। सुख दुख? सतीश कुछ हंसा, फिर रुद्ध कंठ से बोला, सुख का संदेश लेकर तो तुम आई हो सरिता। इसके पहले मैंने सुख का स्वाद भी नहीं देखा था। और सतीश की आंखें भर आईं। सरिता भौंचक सी रह गई। इस विषय पर फिर कुछ और कहने की हिम्मत उसे ना हुई। वह समझ गई कि सतीश को यह बात पसंद नहीं है।
सरिता के सुखी जीवन के कई साल बीत गए। सतीश ने अपने क्षेत्र में बहुत शीघ्र और बहुत ज़्यादा उन्नति की। सरिता की शादी के 5 साल गुजर गए। सतीश अब सब जज था। कानून में उसने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और सभी लोग उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखे हुए थे। सरिता की एकमात्र संतान अरुणा अब 3 साल की थी। उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखपूर्वक बीत रहा था। परिवार छोटा था और वेतन काफ़ी। इसके अलावा माता पिता अब भी उसे उपहारों से लादे रहते थे। पति के व्यवहार में कूट कूट कर प्यार भरा रहता। प्रति मास की पहली तारीख को वह वेतन के रुपए सरिता के हाथ में लाकर धर देता और कहता, देखो सरिता, इन रुपयों से पहला काम यह करो कि अपने खास उपयोग के लिए अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद लो। सरिता सिर्फ हंस देती। नहीं नहीं, इस तरह हंसने से काम नहीं चलेगा। सतीश गंभीर हो कहता, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम वादा कर लोगी कि तुम मेरे कहने के मुताबिक करोगी। और तब वह बढ़कर सरिता को कसकर पकड़ लेता। अच्छा अच्छा, वादा करती हूँ, अपने छुड़ाने की कोशिश करती हुई सरिता कहती, छोड़ो भी तो, देखते नहीं अरुणा आ रही है, तो इतनी घबराती क्यों हो? अपना बंधन ढीला करता हुआ सतीश कहता। फिर अरुणा को गोद में उठा कहता, बेटी अरुणा, क्या तुम हौवा हो? नहीं, कौन कहता है? वह तुतलाकर बोलती। तुम्हारी माँ कहती है, सतीश कहता। अरुणा असंतुष्ट दृष्टि से माँ की ओर देखती हुई कहती, क्यों माँ? बस बाप साहेब बेटी से शिकायत करने लगे। सरिता मुंह फुलाकर कहती, तुम्हारी भी आदत बड़ी खराब है। देखो बेटी, तुम्हारी माँ मुझे खराब कहती है। सतीश अरुणा से कहता, क्या मैं खराब हूँ? नहीं, अरुणा बोलती, यह भी मेरे खिलाफ ही बोलेगी। सरिता बनावटी झुंझलाहट से कहती। सरिता अब कंजूस हो गई थी। उसे रुपए जमा करने की लत लग गई थी। वास्तव में वह अपने लिए कुछ न खरीदती। सतीश के सामने मायके से आई हुई कोई नई कीमती साड़ी या अपने जेवरों में से कोई भी जेवर लाकर रख देती। कहती, देखो यह तो खरीदा है, कैसा है? बस सतीश हंसकर कहता, तुम औरतों के लिए दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, जेवर या साड़ी। इसके अलावा दुनिया की सारी चीज़ें बेकार। अब लो, पहले तो कहा खरीदो खरीदो, सरिता मुंह फुलाकर कहती, और जब खरीदा तो लगे बिगड़ने। भला बिगड़ता कौन है? मैं तो एक बात कह रहा हूँ। सतीश कहता, अच्छा कहो तो, यह तुमने अपने लिए खरीदा है? तो क्या तुम्हारे लिए खरीदा है? और क्या, यह तुमने मेरे लिए, औरों के लिए, दूसरों के लिए खरीदा है, अपने लिए नहीं, कभी नहीं। इसे मैंने अपने लिए खरीदा है। मान लो कि दुनिया के सभी लोग अंधे हो जाएं, तो फिर ऐसी साड़ी तुम कभी खरीदोगी या पहनोगी? तुमने तो दूसरों को देखने के लिए ही यह खरीदी है, यानी दूसरों के लिए खरीदी है। अब तुमसे बहस कौन करे जज साहब? झुंझलाकर सरिता बोलती, मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी वही खरीदूंगी। बस साल पर साल गुजरते गए। अरुणा की शादी हो गई और सरिता का एकमात्र पुत्र विनय ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चला गया। सतीश की उम्र करीब 50 की हो गई थी। वह जिला जज हो गया था और इस बात की जोरदार चर्चा थी कि वह शीघ्र ही हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। ऐसा होना एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि इसके पहले इस महकमे में इतनी उन्नति किसी ने ना की थी। सतीश की कानूनी प्रतिभा से प्रभावित हो उसके निपुण वकील मित्र बहुधा कहा करते थे, सतीश बाबू, आपने व्यर्थ ही नौकरी कर ली। अगर आप वकालत करते होते तो कभी के हाई कोर्ट के जज हो जाते। सतीश सिर्फ हंस देता, कभी कभी लापरवाही से जवाब देता, अगर मुझ में योग्यता होगी और भगवान की मर्जी होगी तो जज भी हो जाऊंगा। भगवान करे ऐसा ही हो, मित्र कहते। पर मुंसिफ से हाई कोर्ट जज किसने बनाया है? इस सरकार ने। इधर बहुत अफवाह थी कि सतीश बाबू हाई कोर्ट जज होने वाले हैं। सरिता की खुशी का पारावार न था। वास्तव में ऐसा हुआ तो सतीश के लिए अनेक मार्ग खुल जाएंगे
और आगे चलकर न जाने कैसे कैसे उच्च पद उसे मिलेंगे। सारे देश में उसका नाम हो जाएगा। सचमुच मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, वह सोचती। और जीजी, सचमुच उनकी किस्मत खोटी थी, उन्हें यह खुशी मिल ही नहीं पाई। और सचमुच सतीश ने अपने शब्दों या अपने व्यवहार से कभी यह प्रकट न होने दिया कि अपनी पहली पत्नी के विषय में वह कभी सोचता तक है। उसने अपना सर्वस्व सरिता पर वार दिया था और उसे सुखी और संतुष्ट करने की ही सतत चेष्टा करता रहता था। अब सतीश के हाई कोर्ट जज होने की बात बहुत जोर पकड़ रही थी। शायद सरकारी हलकों से भी सतीश को इसका संकेत मिला था, क्योंकि एक दिन उसने सरिता से कहा था कि हाई कोर्ट जज की जगह के लिए उसका नाम दिल्ली भेजा गया है। पर इसके बाद से ही सतीश में एक परिवर्तन आ गया। वह बहुधा गंभीर भाव से घंटों सोचता रहता। रात में भी बहुत देर तक अकेले में बैठा विचार मग्न रहा करता। सुबह उठता तो उसकी आंखें लाल रहती और चेहरा मुरझाया रहता। पहले तो सरिता ने सोचा कि शायद इस अभूतपूर्व सफलता के कारण भाव का आवेश इतना प्रबल हो गया है कि वह इस तरह घंटों सोचते रहते होंगे। पर फिर उसे कुछ चिंता हुई। उसने सतीश से पूछा तो उसने उत्तर दिया, तुम घबराओ मत सरिता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। जज होने के बाद भी मुझे बहुत कुछ करना है, उसने यही कहा था। किसने कहा था? सरिता ने स्वाभाविक प्रश्न किया। सतीश ने चौंक कर जीभ काटी, फिर संभल कर बोला, एक ज्योतिषी ने। और एक दिन सरिता अपने कमरे में बैठी कुछ सी रही थी। सहसा सतीश ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक कागज था और उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। सरिता भौचक सी हो गई। उसने समझा शायद कोई बुरी खबर आई है। उसे कमरे में देख सतीश वापस मुड़ने ही को था कि सरिता ने तेजी से बढ़कर उसे पकड़ लिया। सतीश बिना कुछ कहे चारपाई पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सरिता ने झट से उसके हाथ से कागज ले लिया। यह उसके हाई कोर्ट जज होने की खबर थी। सरिता ने विस्मय से सतीश की ओर देखा। वह तकिए में सिर छुपाए बिलक बिलक कर रो रहा था, मानो वेदना से उसका हृदय फटा जा रहा हो। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और रोते रोते हिचकियां बन गई थी। सरिता ने उसे इस तरह रोते कभी नहीं देखा था। वह समझ रही थी कि ये खुशी के आंसू नहीं, वेदना के आंसू हैं। खुशी के आंसू दूसरे ही प्रकार के होते हैं। सरिता समझ न सकी कि वह क्या करे। उसने अपनी पूरी ताकत लगा सतीश का सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों के आंसू अपने आंचल से पोंछती हुई बोली, क्यों रोते हो? सतीश अपने को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा, पर इससे सरिता बहुत घबरा गई। उसके सिर को अपनी गोद में दबोच बोली, बताओ क्यों रोते हो? तुम्हें मेरी कसम। सतीश बोला, मुझे माफ़ करो सरिता, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पागल हो गया हूँ। सरिता ने उसे और कसकर पकड़ लिया। कहा, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे बताओ। मुझे याद आ गई सरिता, मैं अपने को संभाल ना सका, मुझे माफ़ करो। किसकी? उसी की जिसे आज सबसे ज़्यादा खुशी होती। उसने मुझसे कहा था, तुम ज़रूर हाई कोर्ट जज बनोगे, तुम्हारी जीजी। तुम्हें मेरी कसम, मुझे सब बातें बताओ। जीजी की बातें सुनने को मैं आतुर रहती थी। तुमने मुझे गलत समझा। उनकी चर्चा से मुझे दुख ना होगा, तुम सारी बातें कहो। दिल की बात कहने से तबीयत हल्की हो जाती है। तुम्हारी जीजी ने बहुत कष्ट से मेरे साथ दिन बिताए थे। सतीश ने बिना कुछ देर किए कहना शुरू किया। जब सभी मेरी उपेक्षा करते थे, वह मुझसे प्रेम करती थी। जब सारी परिस्थितियाँ मुझे निरुत्साहित करती थी, वह मुझ में उत्साह की लहर फूंक देती थी। वे मेरे करीबी के दिन थे। मेरे पास पहनने लायक कपड़े ना थे और मुझे पूरा भोजन भी नहीं मिलता था। कठिनाई से पढ़ने का खर्च जुटा पाता था। मैं न उसे कभी अच्छे कपड़े दे सका, न अच्छा भोजन, पर उसने कभी मुझसे शिकायत न की, कभी मेरे सामने मलिन मुख लेकर न आई। वह सदा खुश रहकर मुझे खुश रखने की कोशिश करती। जब मैंने वकालत पास की तो मित्रों ने सलाह दी कि वकालत करो।
बहुत जल्दी जज बन जाओगे। पर उसने कहा, मुंसफी की जगह के लिए कोशिश करो, तुम तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते। वकील बनने पर 5-6 वर्ष और कष्ट से बिताने पड़ेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मुंसिफ हो जाने पर भी तुम एक दिन ज़रूर हाई कोर्ट जज बनोगे। जज ही नहीं, उसके बाद भी तुम बहुत कुछ बनोगे। सारा देश तुम्हारी इज्जत करेगा। और आज उसकी भविष्यवाणी सच हो रही है। उसे कितनी खुशी होती अगर वह जीवित रहती, पर वह तो शायद मेरे जीवन का सारा जहर पीकर सिर्फ अमृत ही मेरे लिए छोड़ देने के लिए आई थी। मैं उसे कभी न भूल सका। सुख के दिनों में सदा उसकी याद आती रहती है। सुख के संगी बहुत होते हैं, पर वह मेरे दुख की संगी थी। इतना कह सतीश चुप हो गया और आंखें बंद कर फिर सोचने लगा। सरिता ने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछ डाली और सतीश का सिर सहलाती हुई बोली, जीजी को भूल जाना ही अनहोनी सी बात होती। बाहर कुछ कोलाहल सा सुन पड़ा। सरिता बाहर गई। शहर के लोग सतीश को बधाई देने आए थे। सरिता ने कहला दिया कि सतीश बाबू की इस समय तबीयत ठीक नहीं है, अभी नींद में है, जगाना ठीक न होगा। आप लोग शाम को आकर भेंट करें। और फिर धीरे धीरे कमरे में आ सतीश का सिर सहलाने लगी। वह मन में कह रही थी, जीजी सचमुच तुम धन्य हो। तुम मरकर भी इनके लिए जीवित हो, मैं जीवित रहकर भी इनके लिए मरी हूँ। सतीश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सरिता उसका सर सहलाती रही। तो यह थी ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी स्मृति के आंसू। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।